हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, अपने 12वीं क्लास का जो वीडियो है इसमें आपका स्वागत है। और 12th क्लास के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। वो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो था मोशन एंड मूवमेंट इन ह्यूमन, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम अगला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस, इसके बारे में चर्चा करेंगे, या इसको बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन से आप क्या समझते हो? आपको पता ही होगा कि युग्मक जनन के अंदर क्या होता है कि जनन का मतलब हो गया कि निर्माण होना, ठीक है, उसको पैदा करना, उत्पन्न करना। तो इसमें क्या किया जाता है, किसको पैदा किया जाता है, किसका निर्माण किया जाता है? युग्मकों का निर्माण किया जाता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड बाय गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक निर्माण की जो प्रोसेस है, युग्मक निर्माण की जो क्रिया है, इस युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है, ठीक है। और युग्मक जनन आपका जो गैमेटोजेनेसिस है, उस गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो वह क्रिया जिसके अंदर नर युग्मक बनते हैं। युग्मक भी आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो ऐसी क्रिया जिसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन। तो आपको पता होगा नर युग्मक कौन सा होता है? नर युग्मक शुक्राणु होता है। और शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है, ठीक है। शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है इसको, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आता है दूसरा, जिसमें मादा युग्मक या फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। और फीमेल गैमेट का निर्माण होने की जो प्रोसेस है, फीमेल गैमेट कौन सा होता है? फीमेल गैमेट होता है आपके ओवम या अंडाणु। तो अंडाणु निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? अंड जनन। क्या कहेंगे? अंड जनन या oogenesis कहा जाता है। अंड जनन या oogenesis कहा जाता है। तो ये दो प्रोसेस होती हैं। एक तो होती है इसमें गैमेटोजेनेसिस के अंदर, एक तो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होती है oogenesis। तो दो प्रकार की क्रियाएं इसमें होती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर स्पर्म बनते हैं, यानी नर युग्मक बनते हैं। और जो oogenesis होती है, oogenesis के अंदर किसका निर्माण होता है? ओवम का या मादा युग्मकोद्भिद या इसको अंडाणु जिसको कहा जाता है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्रोसेस पूर्ण होती है अंडाणु के अंदर। किसमें बनेगी? किसमें होगी? अंडाणु। और अंड जनन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? अंडाशय के अंदर। ये अंडाशय भाग में पूर्ण होती है। तो आप ये इसमें परिभाषा में ये दे सकते हो, युग्मक जनन में गैमेटोजेनेसिस किसे कहा जाता है? युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। और युग्मक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे शुक्र जनन। एक तो हो गया शुक्र जनन, दूसरा हो गया अंड जनन। यानी शुक्र जनन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन को कहा जाता है oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर किसका निर्माण होता है? स्पर्म का या शुक्राणु का निर्माण होता है।
ठीक है। तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और यह क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? यह क्रिया यहाँ पे वृषण के अंदर पूर्ण होती है। कहाँ होती है? यह क्रिया वृषण में पूर्ण होती है, ठीक है। वृषण की जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ये पूर्ण हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरा जो भाग है इसका गैमेटोजेनेसिस का या युग्मक जनन का, उसका नाम होता है oogenesis या अंड जनन। और अंड जनन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? अंड जनन में होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड बाय oogenesis। और इसमें ये प्रोसेस होगी कहाँ? अंडाशय के अंदर, ठीक है। मादा का जो अंडाशय होता है, ओवरी जो होती है, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। तो ये हो गए दो प्रकार। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि युग्मक जनन कहते किसे हैं और इसके दो प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ ये क्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपना सबसे पहला टॉपिक जो है वो है शुक्र जनन, या इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन, शुक्र जनन किसे कहेंगे? शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है। और शुक्र जनन में क्या होगा? शुक्र जनन के अंदर क्या बनता है? शुक्राणु बनते हैं। और यह क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? ये हमने पहले ही देखा, यह क्रिया वृषण में पूर्ण होती है। कहाँ होती है? वृषण के अंदर होती है। और वृषण के कौन से भाग में? वृषण की जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, शुक्र जनन नलिकाएं, ठीक है। तो शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ये पूर्ण होगा। ये शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ होगी? वृषण की संरचना में यदि आप देखते हो तो इसके अंदर वृषण पालियाँ पाई जाती हैं। और ये जो वृषण पालियाँ होती हैं, इन वृषण पालियों के भीतर क्या पाई जाती है? दो से तीन कुंडलित संरचनाएं होती हैं, नलिकीय संरचना होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है। ये शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जो आगे आकर के वृषण जालक में खुलती हैं। तो ये नलिकीय संरचना होती हैं जिन्हें शुक्र जनन नलिका कहा जाता है। और इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो नर जनन कोशिका और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका, या जिसको आलंबन कोशिका कहते हैं। तो ये वृषण जालक के अंदर जब इनमें ये जो कुंडलित संरचना आपको अंदर की ओर दिखाई दे रही हैं, ये होती हैं शुक्र जनन नलिका, ठीक है। और एक शुक्र जनन नलिका के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? शुक्राणु। इसमें क्या दिखाई देगी? दो प्रकार की कोशिका, एक तो नर जनन कोशिका, ठीक है, या जिसको प्रीमोर्डियल जर्म सेल आद्य जनन कोशिका भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की तो ये कोशिका होती है। और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती है सर्टोली कोशिकाएं या आलंबन कोशिकाएं, ठीक है। तो नर जनन कोशिका जो होती है वो क्या करती है कि शुक्राणु का निर्माण करती है। नर जनन, हाँ, तो इसमें क्या होगा? शुक्र जनन नलिका और सर्टोली कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। इसमें यदि एक शुक्र जनन नलिका की यदि काट में देखें सेक्शन कटिंग के अंदर, सेक्शन कटिंग में आपको क्या दिखाई देगा? इसमें यहाँ पर अंदर की ओर गोलाकार कोशिकाएं दिखाई देगी। और ये गोलाकार कोशिकाएं ये होती हैं आद्य जनन कोशिका। आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं। और आद्य जनन कोशिकाओं के बीच बीच में आलंबन कोशिकाएं लगी रहती हैं। कौन सी कोशिकाएं लगी रहेगी? आलंबन कोशिकाएं, ठीक है। तो इनके बीच बीच में आलंबन कोशिकाएं पाई जाती हैं।
जो शुक्राणु निर्माण के बाद में इनको धारण करती हैं, इनको पोषण प्रदान करती हैं और इनको परिपक्व बनाती हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी और इनमें ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैं, इन प्रीमोर्डियल जर्म सेल से किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसमें संरचना वृषण की। वृषण के अंदर शुक्रजन नलिकाओं की संरचना, यहाँ पर और शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये शुक्रजन नलिकाएं बहुत सारी होती है इसके पास में, और इन शुक्रजन नलिकाओं के बीच बीच में एक और कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। एक विशेष प्रकार की कोशिका होगी जिसे लीडिंग सेल कहा जाता है या अंतराली कोशिका कहा जाता है। और ये अंतराली कोशिकाएं जो होती है, इन अंतराली कोशिकाओं से क्या होता है? नर हार्मोन पुंजन, जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन का स्राव होता है, ये टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है और इससे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण होगा, यानी इसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जो विकसित होते हैं। इसकी क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? LH हार्मोन इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, LH हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कहाँ से निकलता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपाली से LH हार्मोन निकलता है। और दूसरा हार्मोन आता है आपके FSH। ये FSH किसको उद्दीप्त करेगा? ये जो फॉलिकल्स होते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, इनकी जो पुटिकाएं होती हैं, इनको उद्दीप्त करके और शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। यह FSH भी कहाँ से स्रावित होता है? यह भी आपकी पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपाली से स्रावित होता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या करेंगे? इनको उद्दीप्त करेंगे। उद्दीप्त करके एक तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करने में सहायक होते हैं और ये क्या करते हैं? जो फॉलिकल्स होती है, पुट्टिकीय कोशिकाएं, पुट्टिकीय कोशिकाओं को उद्दीप्त करने का काम करती है। तो ये हो गई किस कहाँ पर ये स्थिति हो गई कि इसके अंदर कहाँ पर निर्माण होगा शुक्राणु का। अब देखिए किस प्रकार से ये होती है क्रिया। इसमें संपूर्ण क्रिया को यदि हम देखें तो ये 3 भागों में विभाजित रहती है। कितनी? 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती हैं। 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी? एक तो हो जाता है इसमें गुणन प्रावस्था। सबसे पहली प्रावस्था है गुणन प्रावस्था, या इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी प्रावस्था इसमें आती है दूसरी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था, या इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज। और तीसरी प्रावस्था इसके अंदर आती है मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। या इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो ये 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। ये पूरी की पूरी जो शुक्र जनन की जो क्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, जिसमें पहली प्रावस्था कौन सी? गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था और तीसरी परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था जैसे आप नाम से ही प्रदर्शित है कि इसके अंदर क्या होगा? गुणन होगा। जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है ना, उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहले हम लेते हैं, ये तो 3 प्रकार हो गए इसके। सबसे पहले हम लेते हैं गुणन प्रावस्था। पहली प्रावस्था आती है गुणन प्रावस्था, या इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। गुणन प्रावस्था में यदि आप देखते हो तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन किसका होगा?
ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है आद्य जनन कोशिका, आद्य जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती है। और ये आद्य जनन कोशिका आपको पता है युग्मकों को छोड़कर बाकी शरीर की सारी कोशिकाएं कैसी होती है? 2n होती है हमारे अंदर। तो आद्य जनन कोशिका या प्रीमोर्डियल जर्म सेल या पीजीसी जिसको कहा जाता है, ये पीजीसी इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें गुणन होगा इन कोशिकाओं का। जैसे 1 से 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो इस प्रकार से अलग मतलब क्या है, गुणन होता रहेगा इन कोशिकाओं का और ये गुणज में बढ़ती रहेगी। और ये गुणज में बढ़ने के बाद में जो कोशिकाएं बनती हैं, अनेक कोशिकाएं बनेगी। ये द्विगुणित होती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, इन स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? ये पूरी जो यहाँ ये पूरी अवस्था जो होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पर्मेटोगोनिया, पीजीसी से स्पर्मेटोगोनिया बनने तक की क्रिया, इसको क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है। ये पूरी की पूरी अवस्था कौन सी है? गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है इसको। इसके बाद में एक सेल जो होती है, ये एक स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? यानी ये सारे ही करते हैं लेकिन हम एक लेते हैं इनमें से। सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद में इनमें क्या करेगा? एक स्पर्मेटोगोनिया ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं। तो इनमें से ये जो स्पर्मेटोगोनिया बने हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? आकार में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? आकार में वृद्धि करते हैं। और आकार में वृद्धि करने की जो प्रोसेस है, ये प्रावस्था जो होती है, इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। ठीक है, ये वृद्धि कर जाएगी कोशिका आकार में, और आकार में वृद्धि करने के बाद में ये कोशिका क्या कहलाती हैं? इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका कहा जाता है इसको। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है, इसके अंदर अब ये ग्रोथ करने के बाद में पूर्ण जब आकार में वृद्धि हो जाती है इनके अंदर, इनका कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है, केंद्रक भी क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है। तो इसके बाद में इसके अंदर तीसरी प्रावस्था प्रारंभ होती है और इस तीसरी प्रावस्था को क्या कहा जाता है? परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज। अब इसमें कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी? मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, परिपक्वन प्रावस्था इसमें प्रारंभ हो जाएगी। और ये मैच्योरेशन फेज जो होती है, इसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या अर्धसूत्री मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट से क्या होगा? एक स्पर्मेटोसाइट से क्या होंगे? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ये कौन से हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। इनको क्या कहेंगे? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनको कहा जाता है। तो इसमें एक स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप इसमें क्या होगा? इसमें द्विगुणित नहीं बनेंगी ये कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या होगी? ये द्विगुणित प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, इसका अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। अब ये अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए ना, इसके बाद में इसमें होगा मियोसिस सेकेंड।
और मियोसिस सेकंड जो होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, इससे फिर 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ये जो कोशिकाएं बनी हैं इनको कहा जाता है स्पर्मेटिड्स। इनको क्या कहा जाता है? स्पर्मेटिड्स। ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड्स जो है वो शुक्र कायांतरण द्वारा, इनको शुक्राणु पूर्व कहा जाता है और इनमें जनन की क्षमता है वो नहीं होती है। ये शुक्र कायांतरण के द्वारा इनमें कुछ परिवर्तन होंगे जिससे एक जनन क्षमता उत्पन्न होती है, इनके अंदर निषेचन की क्षमता उत्पन्न होती है। तो ये क्या करते हैं, इनमें कुछ परिवर्तन होंगे और इन परिवर्तनों के कारण ये जनन की क्षमता उत्पन्न करते हैं और ये किस में बदल जाते हैं? शुक्राणु के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहली तो प्रावस्था जो होती है इसको कहा जाता है, सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये जो 3 प्रावस्थाएं हैं, ये 3 प्रावस्थाएं आती है शुक्राणु पूर्व के निर्माण में। ठीक है। जिसमें ये जो होते हैं ना स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है और स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन के बाद में क्या बनेगा? इसमें स्पर्म बनेंगे और ये क्या किसके कारण होता है? रूपांतरण के कारण होता है। इसमें आकारिकीय परिवर्तन के कारण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है या शुक्र कायांतरण कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर, शुक्र जनन की जो क्रिया है वो देख लिया वृषण के अंदर बनती है और वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं हैं, उनके अंदर पाए जाने वाली जो पीजीसी होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, इनमें क्या होगा? सबसे पहले ये गुणन प्रावस्था में जाती हैं और गुणन प्रावस्था, ये सारी की सारी प्रावस्थाएं इसमें साथ में ही देख ली हमने, तो अलग से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले ये जाएगी गुणन प्रावस्था में और गुणन प्रावस्था में क्या होगा? आद्य जनन कोशिका जो होती है इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। कौन सा? समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा? यहाँ पर आप लिख सकते हो समसूत्री विभाजन। ठीक है। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें क्या होगा कि एक 2n सेल होती है ना, वो बाद में 2 2n सेल बनाएगी और 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो इस प्रकार से इसमें आगे से आगे क्या होगा? कोशिकाएं बनेगी। ठीक है। और ये कोशिकाएं जो बनती हैं इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, जो एक द्विगुणित कोशिका होती हैं। और इस स्पर्मेटोगोनिया में फिर क्या होगा? ये वृद्धि करेगी जिससे इसके आकार में वृद्धि होगी और आकार में वृद्धि, कोशिका द्रव्य भी बढ़ेगा, इसका केंद्रक का भी आकार है वो बढ़ जाएगा और उसके फलस्वरूप ये कौन सी फेज़ में आता है? ग्रोथ फेज़ के अंतर आता है, वृद्धि प्रावस्था में आता है। और इसके फलस्वरूप ये बड़ी आकार में बढ़ी हुई जो कोशिका होती है इसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिकाएं कहा जाता है। यहाँ पर फिर क्या होगा? इनमें अर्धसूत्री विभाजन, अब देखिए ये कौन सी फेज़ में चली जाती है? फिर ये चली जाती है मैच्योरेशन फेज में, यानी परिपक्वन प्रावस्था में। परिपक्वन प्रावस्था में इस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 क्या बनती हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। किसके फलस्वरूप? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप। ठीक है। तो इनमें अगुणित कोशिकाएं बन जाएगी और फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, जिनमें जनन की क्षमता है वो विकसित नहीं होती है। इसके लिए शुक्र कायांतरण की क्रिया आवश्यक होती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया स्पर्मेटिड का निर्माण। इसके बाद में हम अगले आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।